आप देख रहे हैं कि 100 करोड़ का ये मामला है जो फंडिंग हुई है। योगी सरकार बेहद सख्त है। क्या इनपुट है, ताजा अपडेट आपके पास क्या है, दर्शकों को सीधे साझा कीजिए उनके साथ। देखिए, इस पूरे मामले में साइबर सेल और यूपी पुलिस की टीम अलग अलग जांच कर रही थी। साइबर सेल को इस बात का इनपुट मिला था कि वेबसाइट के जरिए जो मुहिम शुरू की गई है, ये जाति हिंसा फैलाने के लिए शुरू की गई है और इसमें बहुत बड़ी फंडिंग की गई है। इसी जांच को आगे बढ़ाते हुए जब कुछ लिंक मिले साइबर सेल को, तो उससे ये साबित हुआ कि करीब करीब 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई है और इसमें 50 करोड़ रुपए की फंडिंग मॉरिशस के जरिए की गई। हालांकि इसमें अभी इस बात की जांच चल रही है कि फंडिंग किन किन खातों में की गई और उसके जरिए ये पैसा कहां पर रूट किया गया, किन किन बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया। यानी जांच लगातार जारी है और इस बीच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी इस पूरे मामले में कभी भी एफआईआर दर्ज कर सकता है। पीएफआई के जो 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए थे, उनसे भी बहुत सारे इनपुट मिले हैं और उनके खिलाफ भी मथुरा के माठ थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यानी अगर कुल गिनती की बात करें तो अब तक इस पूरे मामले में जो हाथरस कांड है उससे अलग साजिश के तमाम जो मामले सामने आए, अब तक कुल 20 मामले इसमें अलग अलग दर्ज हो चुके हैं, जिसमें 120 साजिश और उसके अलावा आईटी एक्ट, साइबर एक्ट के अलावा जो दूसरी तमाम गंभीर धाराएं उनमें मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन इसमें अब तक का जो सबसे बड़ा जो खुलासा है और सबसे अहम कड़ी कह सकते हैं वो ये कि विदेशी फंडिंग इसमें इस्तेमाल की गई है। विदेशी फंडिंग आपके पास इस बड़ी खबर पर अपडेट के लिए, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा इनपुट इस मामले में सामने निकल कर आया है और ये मामला जुड़ा है कॉल रिकॉर्डिंग से। जी हां, ऐसे साक्ष्य मिले हैं, ऐसे इनपुट मिले हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग में सबसे बड़ा खुलासा और यहां पर ये बातचीत का पूरा मामला है। जिस तरीके से यूपी पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर इसमें कुछ ऐसी सच्चाई सामने निकल कर आई है कि आप सब हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले आपको ये सुनवाते हैं कि ये कॉल रिकॉर्डिंग का पूरा मामला क्या है जो कि इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे केस को दूसरी दिशा दे रहा है। इसकी सच्चाई जानने के लिए सीधे मुझे एक बार फिर से लखनऊ जाना होगा। मानस के पास पूरी डिटेल है। मानस, जल्दी से बताइए, ये कॉल रिकॉर्डिंग का क्या माजरा है, क्या है इसकी सच्चाई? देखिए, पिछले साल अक्टूबर 2019 से लेकर के इस वर्ष मार्च 2020 तक जो सीडीआर पुलिस को एसआईटी के हाथ लगी है, उसमें यह पाया गया है कि जो आरोपी है वो और जो पीड़ित जो पक्ष है वो, उन दोनों के बीच करीब 104 बार फोन पर बात हुई है, जिसमें से 64 बार, यानी बहुत बड़ा आंकड़ा, 64 बार फोन खुद आरोपी के मोबाइल नंबर पे आया, जबकि 40 से ज्यादा बार जो फोन कॉल्स गए हैं वो जो पीड़ित पक्ष है यानी पीड़िता का जो भाई है उनके फोन पर गए हैं। यानी इससे एक बात पूरी तरीके से साफ होती है कि मार्च 2020 तक दोनों ही पक्षों में बराबर बात हो रही थी, यानी जो आरोपी और पीड़िता का भाई दोनों के बीच बात हो रही थी। ये इस केस का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है और इसीलिए एसआईटी ने जांच में थोड़ा सा और समय मांगा है कि आखिर जब दोनों के बीच ये कॉल रिकॉर्ड बताता है, जो सीडीआर जिसको हम बोलते हैं कॉल डेटा रिकॉर्ड, ये जो पुलिस के हाथ जो दस्तावेज लगा है, इससे ये साफ होता है कि पहले दोनों के पक्षों के बीच, दोनों परिवारों के बीच संबंध बहुत सामान्य थे और आराम से जानकारी आपने दी है कि ये पुलिस के पास पुख्ता सबूत है और ये कॉल रिकॉर्डिंग है कि जो पीड़ित पक्ष है और जो आरोपी पक्ष है उनके बीच में कम से कम 100 बार से ज्यादा बातचीत हुई है और ये पुलिस के पास ये अब तक का सबसे बड़ा सबूत है। आगे इन साक्ष्यों को, तथ्यों को, कॉल रिकॉर्डिंग को और क्या बातचीत हुई है इसको खंगाला जा रहा है। यानी कि जो आरोपी पक्ष है, पीड़ित पक्ष है, दोनों आपस में संपर्क में थे। ये हाथरस केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। मानस, आप मेरे साथ बने रहिए। दिल्ली से प्रशांत देव भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जिनके पास एक और अहम जानकारी है इसी केस से जुड़ी हुई। प्रशांत, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि हाथरस केस में अब तक की सबसे बड़ी लीड है ये पुलिस के हाथ में। बताइए। देखिए, बहुत सी ऐसी जानकारियां लगातार प्रवर्तन निदेशालय को मिल रही हैं। लगातार प्रवर्तन निदेशालय अपनी प्रारंभिक जांच जब से डॉक्यूमेंट्स आए तब से कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि दरअसल में जो लोकल पुलिस की एजेंसियां हैं वो उन लोगों पे कार्रवाई करती है जो इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन जहां बात ईडी की है, ईडी उस सिस्टम पे अटैक करता है
जहां से ये सारा फंड जनरेट हो रहा था। यानी कि जो भी एंगल इसमें हवाला का निकल के आया है उस पर प्रारंभिक जांच प्रवर्तन निदेशालय ने शुरू कर दी है। और जो ये बताया जा रहा है कि 50 करोड़ और 100 करोड़ की रकम जो आई है, तो पहली इन्वेस्टिगेशन ये होगी कि ये पैसा कहां से आया। और दूसरी बात कि कोई भी फॉरेन फंडिंग इस बात के लिए नहीं आ सकती है कि उसका इस्तेमाल आप गैर कानूनी काम के लिए करिए। अगर इन्होंने किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे ये पैसा लिया है, किसी एनजीओ के नाम पे या किसी दूसरे काम के नाम पे, और उस पैसे का इस्तेमाल अगर उन्होंने दंगे भड़काने के लिए, साजिश करने के लिए किया है, चाहे वो हाथरस का मामला हो, चाहे बेंगलोर का मामला हो, चाहे दिल्ली का मामला हो, ऐसे में फिर वही ईडी अपनी कार्रवाई तेज करेगी, यानी हवाला के तहत मामला दर्ज करेगी और सब पे शिकंजा कसेगी। और मैं आपको बता दूं कि बहुत तेजी से प्रवर्तन निदेशालय में काम चल रहा है। दोनों एंगल पे वो ये है कि ईडी बहुत जल्द इस पूरे मामले में मामला दर्ज कर सकती है। ईडी की जांच तेजी के साथ आगे बढ़ रही है कि उत्तर प्रदेश में जातीय दंगे भड़काने की कोशिश की गई थी, यहाँ का जो माहौल शांति प्रिय बना हुआ है उसको खराब करने की कोशिश की गई थी। ठीक उसी तरीके से नागरिकता कानून को लेकर दिल्ली में जो कुछ हुआ, उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ, उसी के आधार पर यहाँ पर पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग सात समंदर पार हुई, 100 करोड़ की फंडिंग हुई। इस मामले में ईडी लगातार जांच कर रही है। तो दूसरी तरफ जो मानस ने खबर ब्रेक की है वो खबर ये है कि पीड़ित जो पक्ष है और आरोपी पक्ष है उनके बीच में 104 बार बातचीत हुई है फोन पर। क्या बातचीत हुई है, क्या मैसेजेस हुए हैं, अब इस बात पर पूरी जांच आगे चल रही है। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान भी बने हुए हैं, पूर्व डीजी हैं विभूति नारायण सर। मैं सीधे आपके पास आ रही हूं। विभूति नारायण सर, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? एक तरफ जो है साक्ष्य मिले हैं पुलिस को कि फोन पर बातचीत हुई है दोनों पक्षों के बीच में, तो दूसरी तरफ 100 करोड़ की फंडिंग की जांच चल रही है। सर देखिए, दिक्कत ये है कि ये सारे सिलेक्टिव लीक्स किए जा रहे हैं। इनकी प्रामाणिकता संदिग्ध हमेशा बनी रहेगी जब तक इन्हें किसी अदालत में पेश करके साबित न कर दिया जाए। ये लगातार छोटे छोटे लीक्स मीडिया के जरिए जारी किए जा रहे हैं और खास मकसद के लिए जारी किए जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि एक विशेष धर्म के लोग, एक खास जाति के लोग इसमें दिखाए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इस मामले में शुरू से ही एक जिसे आप कह सकते हैं कि अवॉइडेबल गोपनीयता बरती गई। रात में शव जला दिया गया, शुरू के 48 घंटे 72 घंटे किसी को गांव में जाने नहीं दिया गया। बड़ी मुश्किल से जब प्रतिरोध हुआ और जब एक प्रेशर बना, पॉपुलर प्रेशर बना, तो लोगों को जाने दिया गया। इसमें ट्रांसपेरेंसी शुरू से बरती जानी चाहिए थी। अब भी जो ये लीक्स हो रहे हैं, मेरे मन में उनको लेकर के ये और अगर सर पुलिस दबाव में है तो जांच फिर निष्पक्ष कैसे हो पाएगी? क्या सर ऐसे मामलों में पुलिस पर दबाव होता है? क्यों नहीं होता पुलिस में दबाव? पॉलिटिकल दबाव तो हमेशा ही रहेगा। जो पार्टी सत्ता में रहेगी, ये जो इस समय पार्टी सत्ता में, यही नहीं बल्कि इसके पहले भी जो पार्टियां सत्ता में रहती थी वो दबाव डालती थी और उनके दबाव में इसी तरह के छोटे छोटे लीक्स किए जाते थे। बाद में आप देखते हैं 2-4-6 महीने बाद सब टाटा फिक्स हो जाता है, कहीं कोई चीज साबित नहीं होती। 50 करोड़ 100 करोड़ 3 मोबाइल आप पकड़ लीजिए और आप कहिए कि हमने तो एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया। जब वो मुकदमे के शक्ल में अदालत के सामने जाता है तो उसे प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। और मैं समझता हूं कि इसको अवॉइड करना चाहिए। ये सनसनी पैदा करने के लिए जो छोटे छोटे लीक्स किए जा रहे हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। एक थारो काम, एक प्रोफेशनल काम, एसआईटी बैठी हुई है। एसआईटी में काबिल अफसर हैं, एक्सपीरियंस अफसर हैं, उन्हें अपना काम करना चाहिए और इस तरह के लीक से बचना चाहिए। सर, इस बात से कितना इत्तेफाक आप रखते हैं कि जब इस तरीके से न्याय के लिए आवाजें उठती हैं, मुहिम छिड़ती है, तो कुछ अराजक तत्व माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं, अपनी साजिशों को कामयाब करने में लग जाते हैं? सर हाँ, नहीं, बिल्कुल करते हैं, सही कह रहे हैं आप। बल्कि भारत में तो देखिए बड़ा फ्रजाइल है, कम्युनल हार्मनी जो है बहुत फ्रजाइल है, बहुत कमजोर धागे से बंधी हुई है। हमारा जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको तोड़ने की कोशिश तरह तरह से की जाती है। लेकिन ये जो जिस तरह से लीक्स किए जा रहे हैं, उससे तो ये जो आपकी सांप्रदायिक जो ठीक है सर, एक छोटा सा रिएक्शन मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। आप क्या चाहते हैं इस केस में, जिस तरीके से अब नए नए खुलासे हो रहे हैं? इस केस में हम लोग ये चाहते हैं कि सीबीआई और जो भी ईडी वगैरह जांच कर रही है वो एकदम निष्पक्ष जांच निकल करके आए, जिससे कि जो आरोपी हैं, जो भी यहाँ पे प्रोपगंडा रचा गया है राजनीतिक दलों के हिसाब से,
वो सब एकदम साफ साफ एकदम क्लियर हो जाए। क्लियर हो जाए, निष्पक्ष जांच हो। सर बोलिए। सर दरिंदों को जिसकी बात चल रही थी कि दरिंदों को ये करेंगे वो करेंगे, वो तो बहुत पीछे रह गया है। इसमें तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, आगे आज निकल के आ रहा है कि इसमें 100 करोड़ 50 करोड़ 1 करोड़ पता नहीं क्या हो रहा है। इसके लिए तो जांच होनी चाहिए। आप बोलिए। हाथरस को सुलगाने की कोशिश की जा रही है, सांप्रदायिक दंगे फैलाने की कोशिश की जा रही है, जाति के नाम पर। एक छोटा सा रिएक्शन सर से। सर जल्दी से सर, अब नए खुलासे हो रहे हैं, 100 करोड़ की बात सामने आ रही है। नए खुलासे हो रहे हैं, तो उन खुलासों में यही है कि जो सरकार कर रही है वो नया स्टेप उठा रही है, ईडी जांच हो रही है और खुलासों के लिए जो दंगों फैलाने की जो साजिश की गई थी उसको रोका जा रहा है। तो ये सरकार का जो पहलू है बहुत अच्छा है और ये सारा काम कांग्रेस का है, कांग्रेस इसको कर रही है, कांग्रेस ने नहीं। ये सभी निष्पक्ष जांच चाहते हैं, सीबीआई जांच चाहते हैं, नार्को टेस्ट हो, सच जो भी है सामने निकल कर आए। देखिए न्यूज़ 24 की बड़ी मुहिम लगातार जारी है। बड़े सवाल हम उठाते रहेंगे जब तक हिंदुस्तान की हर बेटी के साथ जो है न्याय नहीं हो जाता। यहाँ पर देखिए एक के बाद एक बड़े सवाल उठ रहे हैं, लेकिन गांव वाले यही चाहते हैं कि हम सच के साथ खड़े हैं। अगर बेटी के साथ गलत हुआ है तो उसकी जांच हो, लेकिन कोई निर्दोष इसमें ना फंसे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।